नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हम यहाँ पे आज बात करेंगे डे 2 में हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित कुछ ऐसे बिंदुओं पे जो आपकी परीक्षाओं LT, DSSB, RPSC, PGT, TGT, नेट, JRF जैसी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप हमारे इस बैच में जुड़े रहें, आपको हम बेहतर से बेहतर अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराएंगे और इस क्लास में जो हम डिस्कशन करेंगे वो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए बात करते हैं, प्रारंभ करते हैं। जो हमारे आज का जो विषय है उसमें हम देखेंगे किशोरीदास वाजपेयी जो हैं, इन्होंने अपभ्रंश को क्या कहा। तो हमारा आदिकाल के अंतर्गत जो अपभ्रंश है उस साहित्य की हम चर्चा करेंगे। तो अपभ्रंश, पहले तो हम इस तथ्य पे बात करने से पहले तो हम एक महत्वपूर्ण जानकारी ये देख लेते हैं कि अपभ्रंश का अर्थ क्या होता है। अपभ्रंश यानी इसको हम कह सकते हैं जो भ्रंशित है। भ्रंशित का अर्थ है जो बिगड़ा हुआ है। तो इस तरह से अगर हम इस भाषा की चर्चा करें तो इसको हम बिगड़ी हुई भाषा या बिगड़ा हुआ रूप, बिगड़ा हुआ ढंग मान सकते हैं। और 7वीं शताब्दी के बाद से इसका जो प्रभाव क्षेत्र है वो 10वीं शताब्दी तक पीक पे रहता है, चरम पे रहता है। लेकिन अगर हम सामान्य अर्थों में देखें तो 600 ईस्वी से और 1000 ईस्वी तक जो समय है वो हमारी इस भाषा के लिए माना जाता है। चलिए बात करते हैं कि आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने अपभ्रंश को कहा क्या है। हमारे पास में ये जो शब्द हैं देश भाषा, अवहट्ट, देसिल बैना, औडावड़ा भाषा, ये चारों ही शब्द जो हैं वो अपभ्रंश भाषा के संदर्भ में प्रयुक्त किए गए हैं। लेकिन जो इसमें बिल्कुल ठीक उत्तर होगा वो होगा अड़ा भाषा। ठीक है, तो ये आपको एक बिंदु ध्यान रखना है। शेष हम चारों विकल्पों पे चर्चा करेंगे। तो देसिल बयाना सबजन मिट्टा तय तैसे जंपो अवहट्टा, ये जो तथ्य है ये विद्यापति के रूप में विद्यापति के द्वारा प्रयुक्त हुआ। अवहट्ट शब्द जो है वो अवहट्ट भी विद्यापति के द्वारा प्रयुक्त हुआ। लेकिन जो देश भाषा शब्द है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो तथ्य है ये भरत मुनि के द्वारा प्रयुक्त हुआ, इसलिए ये आपको ध्यान में रखना है। भरत मुनि भी यही शब्द प्रयोग करते हैं और हेमचंद्र जी के द्वारा भी देश भाषा शब्द का प्रयोग किया जाता है। और भरत मुनि जो यह भाषा है इसको अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में प्रयुक्त करते हैं। तो यहां से जुड़े हुए हमने एक शब्द से जुड़े हुए इतने सारे तथ्यों पर चर्चा की, तो इसको मात्र प्रश्नोत्तरी न समझे, इसको पूरा का पूरा पाठ अध्ययन समझे। तो इसलिए हम आगे बात करेंगे दूसरे प्रश्न पे। बोलाशंकर व्यास जी क्या कहते हैं, हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहते हैं। तो हिंदी का आरंभिक रूप ही क्या था। हम अपभ्रंश को हिंदी का प्रारंभिक रूप मानते हैं। यानी हम मानते हैं कि जो हिंदी, जिस हिंदी मानक हिंदी की हम बात करते हैं जो 10वीं शताब्दी के बाद से बोली गई, इस 10वीं शताब्दी के बाद बोली जाने वाली हिंदी जो है उसका जो स्वरूप था वो पुराना स्वरूप क्या था, अपभ्रंश था। और सबसे निकट हिंदी के जो सबसे निकट भाषा की चर्चा करेंगे, जो हिंदी के सबसे निकट थी वो थी अवहट्ट। यानी अपभ्रंश का भी जो बिगड़ा हुआ रूप थी वो अवहट्ट थी। तो इसमें हम बिल्कुल सही उत्तर देख लेते हैं, कौन सा होगा, बी ऑप्शन होगा। और बी ऑप्शन में हम अवहट्ट की ही चर्चा करेंगे। यानी अगर हम देखें भाषा विकास का जो क्रम है तो यहां पर हम संस्कृत की चर्चा कर लेते हैं। संस्कृत, और इसमें संस्कृत में पहले वैदिक आएगी, उसके बाद में फिर लौकिक संस्कृत आएगी। तो सबसे पहला रूप जो क्या होगा वो वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, इसके बाद में आती है पाली, और पाली के बाद आती है प्राकृत। प्राकृत के बाद में अगर हम देखें तो हमारी जो भाषा आएगी उसी को हम अपभ्रंश कहेंगे। और अपभ्रंश के बाद और हिंदी तक इस पूरी प्रक्रिया के बीच में जो मध्यस्थ भाषा के रूप में रहती है हम उसको अवहट्ट कहते हैं। इसलिए आपको यह महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान रखना है। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे देसिल बयाना सबजन मिट्टा तय तैसन जंपो अवहट्टा। ये इस पंक्ति की चर्चा हम तो पहले ही कर चुके हैं, तो इसलिए बिल्कुल सही उत्तर होगा विद्यापति। विद्यापति को हम अभिनव जयदेव की उपाधि से भी अलंकृत मानते हैं। अभिनव जयदेव, कवि कंठहार, या अगर हम देखें तो अपरूप का कवि, जैसा हमने डे 1 में डिस्कस किया था कि बच्चन सिंह ने विद्यापति को अपरूप का कवि कहा है। और इनको कृष्ण काव्य परंपरा का पहला कवि माना जाता है जिन्होंने जयदेव, इनको जयदेव की उपाधि क्यों दी गई, क्योंकि इन्होंने जयदेव का जो ग्रंथ है जिसको हम चंद्रालोक कहते हैं, उसी चंद्रालोक ग्रंथ के आधार पर अपनी पदावली की रचना की। आगे बढ़ेंगे हम, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। 4 नंबर प्रश्न की चर्चा करते हैं, राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना। अब ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है।
पहले तो आप लोग ये जान लें कि रामकुमार वर्मा ने जो ग्रंथ लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास, वो था कौन सा। तो उसकी चर्चा हम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन डे 1 में कर चुके हैं। डे 1 में हमने आपको बताया था कि रामकुमार वर्मा ने 1938 में एक हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा, और उसी में 693 से, इसमें वर्णन कहां से कहां तक का किया, 693 से 1693 तक का। और वहीं पर वो अपने इस सिद्धांत के अंतर्गत, ग्रंथ के अंतर्गत पहले कवि की अनुशंसा भी देते हैं, पुष्पदंत, धनपाल, स्वयंभू और सरहपा। ठीक उत्तर जो होगा वो होगा इनमें से स्वयंभू। ध्यान रखना है आपको, स्वयंभू बहुत महत्वपूर्ण है, और स्वयंभू को ही हम महत्वपूर्ण रूप से 7वीं शती का कवि मानते हैं। 7वीं शती के आसपास में इनका समय रहता है, और इसके बाद में हम चर्चा करेंगे 5 नंबर प्रश्न की। तो हिंदी का भवभूति, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये हिंदी का पाणिनि, हिंदी का भवभूति, हिंदी का व्यास, इस तरीके से हम कई सारे प्रश्नों को देख लेते हैं। तो ये जो उपाधियां हैं मित्रों, इन उपाधियों में हम देखेंगे बिल्कुल ठीक उत्तर कौन सा होगा। आसगु, गोरखनाथ, अब्दुल रहमान और पुष्पदंत, 4 विकल्प हैं, ठीक उत्तर होगा डी ऑप्शन। तो भवभूति, भवभूति में हम अगर देखेंगे तो पुष्पदंत आएंगे। ठीक है, भवभूति किसकी भवभूति, पुष्प की, यानी पुष्पदंत आपको बिल्कुल ठीक उत्तर इनमें से ध्यान रखना है। आगे हम इसमें और भी देख सकते हैं, ये जो 3 कवि हैं, अब्दुल रहमान, वो तो अब्दुल रहमान संदेश रासक हैं, प्रेम के कवि हैं, गोरखनाथ हठ योगी हैं, आसगु महत्वपूर्ण आदिकाल के कवि के रूप में जाने जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, हम अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे, हिंदी के प्रथम कवि की धारणा के लिए कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यत्र तत्र भटकने से कोई पर्याय नहीं है, ठीक उत्तर हम देख लेंगे कि कौन सा होगा। इनमें से हम देखेंगे राहुल सांकृत्यायन, राहुल भद्र, शिव सिंह सेंगर, शिव स्वयंभू, गणपत चंद्र गुप्त, शालिभद्र सूर्य, अगरचंद नाहटा, योगेंदु मुनि। तो इसमें से जो मैच नहीं कर रहा है वो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन। अब कुछ लोग हो सकता है हमारे मित्र जो हैं वो राहुल सांकृत्यायन में राहुल भद्र को न स्वीकार कर रहे हों, तो राहुल भद्र कोई और नहीं है। राहुल भद्र इसमें हम देखेंगे तो ये सरोज वज्र ही हैं। अगर हम यहाँ सरोज वज्र लिख देते तो भी आप कंफ्यूज हो जाते, और कंफ्यूजियाना बिल्कुल भी नहीं है। इन्हीं को तो हम सरहपाद भी कहते हैं, सरहपाद या सरहपा, और इन्हीं को हम पहला कवि भी मानते हैं। तो राहुल भद्र, सरोज वज्र और सरहपाद, ये तीनों ही एक ही कवि के नाम हैं और सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि के रूप में जाने जाते हैं। शिव सिंह सेंगर जी का एक ग्रंथ मैंने आपको बताया था 1883, शिव सिंह सरोज नाम से। उस ग्रंथ में उन्होंने जो महत्वपूर्ण कवि का नाम लिया वो स्वयंभू न होकर के पुष्पदंत है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। पुष्पदंत है जो इनको उन्होंने पहला कवि के रूप में स्वीकार किया। गणपत चंद्र गुप्त ने जो ग्रंथ लिखा उस ग्रंथ का प्रकाशन 1965 में हुआ, और 1965 में शालिभद्र सूरि, इनका समय जो है 1193, ये 1193 माना, और इन्हीं से शालिभद्र सूरि के भरतेश्वर बाहुबली व्यास को पहला ग्रंथ और शालिभद्र सूरि को हिंदी साहित्य का पहला कवि स्वीकार करते हैं, अगरचंद नाहटा, योगेंद्र बिन को। जी हाँ, आगे बढ़ेंगे हम। अब हम इसमें देखेंगे कि असंगत कौन सा है। जो बिल्कुल ठीक उत्तर होगा इनमें से आपको बताना है। जो ठीक उत्तर है वो डी ऑप्शन है, यानी अगर हम देखें सही उत्तर के रूप में तो हमारे पास में संदेश रासक, जोइंदु का योगसार, तो जोइंदु को हम जोगिंदु मुनि भी कह सकते हैं, इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और राम सिंह का पाहुड़ दोहा है। तो पाहुड़ दोहा जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ का विषय क्या है कि जो सहवास के बाद में जो पुरुषों की जो लिंग में जो पीड़ा होती है, उस पीड़ा को आधार बना करके इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की। तो ये राम सिंह का पाहुड़ दोहा है। आगे चर्चा करेंगे हम। धनपाल जो है इनका ये ग्रंथ जसहर चर्यु, ये बिल्कुल ठीक उत्तर नहीं है। इसके लिए हमने यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ये जो जसहर चर्यु है, शिव सिंह सेंगर ने जैसे पहला कवि माना, ये पुष्पदंत का ग्रंथ है, और इसको इन्होंने 4 संधियों की छोटी सी कृति के रूप में रखा है, और इसमें हिंसा के भयंकर परिणाम को दर्शाया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। पेपर 1 के लिए भी आपके लिए हमारे चैनल पे बैचेज उपलब्ध हैं। हम चर्चा करेंगे अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य।
हालांकि हम जब जैन साहित्य की चर्चा करेंगे तो विशेष रूप से इस प्रश्न की हम चर्चा करेंगे, लेकिन सामान्य अर्थों में अगर हम देखें तो ठीक ठीक उत्तर जो होगा इसका ए ऑप्शन होगा, यानी उपदेश रसायन रास जो होगा वो रास काव्य परंपरा का ग्रंथ होगा। और रास काव्य परंपरा के जो ग्रंथ हैं उनको हम किस धर्म के अंतर्गत मानते हैं? जैन परंपरा के अंतर्गत, ठीक है। और इस जैन की चर्चा करें तो ये गुजरात के आसपास के परिक्षेत्र में जो जैनी हैं उनकी संख्या बहुतायत मिलती है। हम आगे बढ़ेंगे, 10 नंबर प्रश्न की चर्चा करेंगे। स्वयंभू, जिनको पहला कवि के रूप में रामकुमार वर्मा ने स्वीकार किया, पद्धड़िया बंध का प्रवर्तक माना जाता है। तो पद्धड़िया बंध, ये पद्धदिया नहीं है, पद्धड़िया होना चाहिए था इसको इस तरीके से, ठीक है। तो पद्धड़िया बंध का प्रवर्तक मानते हैं। विकल्प हमारे पास में जो हैं उन्हीं में से डी विकल्प चुनाव करना है और हम चतुर्मुख का नाम लेंगे, इनको ही पद्धड़िया बंध के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। भक्तिवाद पर सिद्धों का प्रभाव है। भक्तिवाद पर सिद्धों का प्रभाव है, चाहे वो सिद्ध कह लें हम, चाहे नाथ कह लें, पूरी परंपरा का प्रभाव है। क्योंकि जब भी कोई परंपरा नई चलती है तो उस परंपरा को एक साथ आना संभव नहीं है। वो परंपरा क्या होती है? कुछ छोटी छोटी जो परंपराएं हैं, छोटी छोटी स्थितियां, परिस्थितियां हैं, उनसे मिल करके एक सामूहिक रूप से जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन के अंतर्गत एक नया आंदोलन, नई बात, नए तथ्य निकल करके सामने आते हैं। तो जो भक्ति काव्य है, जिस भक्ति काव्य की हम चर्चा करेंगे 1350 के बाद, उस भक्ति काव्य के लिए नाथ सिद्ध दोनों का ही प्रभाव फलीभूत हुआ। इनके साहित्य की सबसे बड़ी उपलब्धि या महत्वपूर्ण देन यह है कि आदिकाल की प्रमाणिक सामग्री प्राप्त हुई। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। कथन किसके द्वारा कहा गया? नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह और हजारी प्रसाद द्विवेदी। डी ऑप्शन ठीक होगा। 3 ग्रंथ मैंने आपको बताया, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास और आदिकाल, 3 ग्रंथ इनके द्वारा लिखे गए। लेकिन इस कथन पे हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। हम आदिकाल के अंतर्गत जो साहित्य हमें उपलब्ध होता है उनमें हम मुख्य रूप से देखें तो सिद्ध, नाथ और जैन, ये 3 प्रकार के धार्मिक साहित्य हमें प्राप्त होते हैं। और ये तीनों की अगर हम प्रामाणिकता की बात करें तो उस प्रामाणिकता में संदेह कम है। बशर्ते अगर हम रासो साहित्य की चर्चा करते हैं तो रासो साहित्य की जो प्रामाणिकता है वो कैसी है? वो संदिग्ध है। इसलिए हम जो विश्वास करते हैं वो हम इन 3 प्रकार के ग्रंथों पर अधिक विश्वास करते हैं। इनकी जो घटनाएं हैं, जो चरितार्थ हैं, उनको कम काट छाट करके प्रस्तुत किया गया। अगला प्रश्न हमारे पास बहुत विशेष है। हम संदेश रासक को तो जानते हैं, संदेश रासक और ये भ्रमर गीत परंपरा का, या जिसमें संदेश एक जो प्रिय है वो अपना संदेश दूसरे प्रिय को अपने भेजने की कोशिश करता है, तो वो किसी न किसी भ्रमर गीत की परंपरा का ही हम ग्रंथ मान सकते हैं। और इसको लिखा गया तो 9वीं शताब्दी के आसपास में इस ग्रंथ की रचना की गई। अब्दुल रहमान, या हम इनको अद्दहमाड़ कह सकते हैं। ये दोनों ही बातें आपको ध्यान में रखनी है। अद्दहमाड़, ठीक है, ये दोनों ही नाम हम इनसे परिचित हैं। 216, 50, 22 और 51 में से जो ठीक उत्तर है वो ए ऑप्शन है। यानी इस ग्रंथ में जो कुल कितने छंद हैं? 266। हम एक बार और बात कर लेते हैं। इस ग्रंथ में एक जो नायिका है, वो नायिका का जो प्रिय है वो परदेश चला गया है और उस परदेश तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए वह एक पथिक जो उसी ओर जा रहा होता है, उस पथिक को रोकती है। उस पथिक के सामने अपनी पूरी की पूरी पीड़ा कहती है और अंत में जो ग्रंथ है 216वें छंद के आसपास में वो पथिक से अपनी बात कह ही रही होती है, उसका प्रिय सामने से आता हुआ नजर आता है। तो ये पूरी का पूरा जो ग्रंथ है वो एक विरह काव्य के रूप में है। प्रेम की विशिष्ट अनुभूति भी हमें इस ग्रंथ के माध्यम से प्राप्त होती है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। पौमचर्यु ग्रंथ को किसने पूरा किया? पहले तो हमें ये जानना है कि ये ग्रंथ है किसका, ठीक है। तो पौमचर्यु ग्रंथ को त्रिभुवन ने पूरा किया, बिल्कुल सही उत्तर है। ये मित्रों त्रिभुवन थे कौन? ये स्वयंभू के पुत्र हैं। स्वयंभू के पुत्र, स्वयंभू के 3 ग्रंथ थे।
एक तो पहुमचर्यु जो हमने देख लिया, दूसरा जो ग्रंथ है वो ऋट्ठडेमचर्यु, ऋट्ठडेमचर्यु, और तीसरा जो ग्रंथ है वो है स्वयंभू छंद, स्वयंभू छंद। तो कितने ग्रंथ हो गए टोटल? 3 ग्रंथ हो गए। अब जो पहुमचर्यु है इसको हम अपभ्रंश का रामायण कहते हैं, पहुमचर्यु ऋट्ठडेमचर्यु को हम अपभ्रंश का महाभारत कहते हैं। तो इन दोनों आधारों पे, रामायण के आधार पे हम इनको वाल्मीकि कहेंगे और महाभारत के आधार पर हम इनको व्यास कहेंगे। तो इन दोनों से स्पष्ट हो जाता है कि स्वयंभू क्या है, स्वयंभू जो हैं वो अपभ्रंश के वाल्मीकि भी हैं और व्यास भी हैं। ये दोनों ही तथ्य आपको ध्यान में रखने हैं। तो किसी भी प्रकार से कोई भी प्रश्न बनता है तो हमारे मित्रों अब आपको गलत नहीं करना है। आगे बढ़ेंगे हम। अगले प्रश्न के बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सही उत्तर अभिमान मेरु नाम से किस आदिकालीन कवि को जाना जाता है? अभिमान मेरु। तो अभिमान मेरु के रूप में जो बिल्कुल ठीक उत्तर है वो हमारे डी विकल्प को माना जाएगा। तो अब पुष्पदंत को हम किन 2 उपाधियों से मान सकते हैं? एक तो अभिमान मेरु और दूसरा जो हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा किया कि हिंदी का भवभूति। तो 2 उपाधियों से हम इन्हें अलंकृत कर चुके हैं। तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है। अपभ्रंश पुरानी हिंदी है। अब इस शब्द पर हम फोकस करेंगे। पुरानी हिंदी है क्या? अपभ्रंश क्या है? पुरानी हिंदी। इसका साहित्य हिंदी साहित्य में सम्मिलित किया जाना चाहिए। इस कथन के लिए महत्वपूर्ण जो आचार्य हैं, महत्वपूर्ण जो रचनाकार हैं, उनमें जो युग्म है वो 3 आचार्यों का है। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। शुक्ल जी भी यह कहते हैं कि पुरानी हिंदी के रूप में अपभ्रंश को स्वीकार किया जाए। गुलेरी जी भी कहते हैं और राहुल जी के भी द्वारा यह कथन कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे हम। 16 नंबर प्रश्न की चर्चा करेंगे। अपभ्रंश के वाल्मीकि और व्यास आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है और उत्तर टिक कर देना है। इसके लिए ग्रंथ आधार है पहुमचर्यु, इसके लिए ग्रंथ आधार है ऋट्ठडेमचर्यु। यहाँ पर जो हमारी जो सनातनी परंपरा में जो कथा चली आ रही है उस कथा में कुछ न कुछ परिवर्तन करते हुए हमें इस भाषा के काव्य में, इस ग्रंथ में जो कथा है वो मिलेगी। हम इसमें से बिल्कुल ठीक उत्तर बी ऑप्शन स्वयंभू चर्चा करेंगे। आगे बढ़ेंगे हम। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। हेमचंद्र की रचना नहीं है। तो हेमचंद्र की रचना नहीं होने में हमारे पास में विकल्प हैं कुमारपाल चरित्र, योगसार, प्राकृत व्याकरण और देसी नाममाला कोश। ठीक उत्तर होगा बी ऑप्शन। ये जो योगसार ग्रंथ है, ये योगसार ग्रंथ योगिंदु मुनि का है या हम कह सकते हैं जोगिंदु मुनि का है। ठीक है, जोगिंदु मुनि का। और ये कुमारपाल चरित्र महत्वपूर्ण ग्रंथ है, हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया। प्राकृत व्याकरण और देसी नाममाला कोश जैसे 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ उनके द्वारा लिखे गए। अगले हम 18 नंबर प्रश्न की चर्चा के पूर्व आपको बता दें, यूपी, यूके, टीजीटी, पीजीटी, एलटी के हमारे चैनल पे बैचेस प्रारंभ है। कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क करिए। हम आपको विशेष व्याख्यान के साथ में महत्वपूर्ण बैचेज और क्लासेस उपलब्ध कराएंगे। पाठ्यक्रम पूरी करने की जिम्मेदारी हमारी है। नोट्स, एमसीक्यूज, 45 मिनट की लाइव क्लास डिस्कशन सभी कुछ आपके लिए उपलब्ध रहेगा। हम बिना कोई समय गंवाए हुए बात करेंगे मेरुतुंग की रचना की। मेरुतुंग की रचना कौन सी है? विकल्प प्राकृत पेंगलम, छंदोनुशासन, विजयपाल रासो और प्रबंध चिंतामणि। तो प्रबंध चिंतामणि बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है और यही उनके द्वारा लिखा गया। ये जो उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है मित्रों ये गलत है, हम इसके लिए माफी चाहते हैं। ये बी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ए ऑप्शन सही उत्तर होगा। ये जो ग्रंथ है ये संस्कृत प्राकृत के मिश्रित रूप में लिखा गया। संस्कृत एंड प्राकृत इस दोनों भाषाओं के मिश्रित रूप में यह ग्रंथ लिखा गया। तो ये भी ध्यान आपको देना है कि मेरुतुंग की रचना प्रबंध चिंतामणि है। 19 नंबर प्रश्न की चर्चा करेंगे। शारंगधर की जो हम्मीर रासो है, हम्मीर रासो अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा का समापन कौन मानते हैं? तो शारंगधर महत्वपूर्ण रचनाकार हैं
और सारंगधर को कुंडलिया छंद का प्रवर्तक भी माना जाता है। अब इसके बाद हम देखेंगे इनको समापन मानने वाले डी ऑप्शन शुक्ल जी हैं, जो इनकी रचनाओं से अपभ्रंश के रचना कोश का समापन मानते हैं, अपभ्रंश की परंपरा का समापन मानते हैं। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। 20 नंबर प्रश्न, नगेंद्र के अनुसार किस साहित्यकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत किया? अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग करते हुए और पूर्व पीठिका के रूप में मानने वाला जो काम है वो डी ऑप्शन है। और मित्रों यहां पर इन्होंने मात्र और मात्र आदिकाल के अंतर्गत 12 ग्रंथों को ही शामिल किया, शेष काव्य नहीं शामिल किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी अपभ्रंश को हिंदी से अलग रखना चाहते थे, फिर भी उन्होंने उत्तर अपभ्रंशकालीन साहित्य को आदिकाल की सामग्री मानकर उसका विवेचन किया। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के सामने भी वही प्रश्न आता है। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक उत्तर होगा, नगेंद्र जी के द्वारा यह कथन कहा गया। हम एक बार विश्लेषण करते कि इस कथन में कहा क्या गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी अपभ्रंश को हिंदी से अलग रखना चाहते थे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक प्रयास। फिर भी उन्होंने उत्तर अपभ्रंशकालीन साहित्य को आदिकाल की सामग्री मानकर उसका विवेचन किया। ये जो कथन है बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर 2 प्रकार की परंपराएं चलती हैं, एक अपभ्रंशकालीन साहित्य, अपभ्रंशकालीन, और दूसरा उत्तर अपभ्रंशकालीन, उत्तर अपभ्रंश। अगर मेरा अनुमान बिल्कुल ठीक है तो उस उत्तर अपभ्रंशकालीन साहित्य को हम अवहट्ट भाषा में लिखा हुआ न मान ले और इसी को हम हिंदी का समीपवर्ती मान सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इस काल के साहित्य में जो हिंदी की जो विशेषताएं हैं वो ज्यादा समीप की हैं, तो इसलिए इसका मानना सर्वथा न्यायोचित है। लेकिन अपभ्रंश साहित्य को हम दरकिनार नहीं कर सकते। बिना अपभ्रंश साहित्य के अध्ययन किए हुए हमारे हिंदी साहित्य का इतिहास अधूरा है और एकांगी है, लंगड़ा है। चलिए आगे बात करते हैं। महामहिम महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने किस रासो ग्रंथ के पदों को जज्जल नामक किसी कवि की रचना स्वीकार किया है, ये आपको बताना है। तो यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक उत्तर रहेगा। जो राहुल सांकृत्यायन है वो जज्जल नामक रचना की कवि की रचना घोषित करते हैं और हमीर रासो जो है वो शारंगधर की भी स्वीकार की जाती है। तो यहां पर यह विवाद भी बन जाता है। लेकिन अगर हम चर्चा करें तो इस ग्रंथ में शारंगधर, जज्जल जैसे महत्वपूर्ण 2-3 कवियों की रचनाओं को मिश्रित रूप से माना जाता है, लेकिन राहुल सांकृत्यायन उसको जज्जल नामक कवि की रचना मानते हैं। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल के अंतर्गत कितने कवियों को शामिल किया है? अब इसमें से ठीक उत्तर होगा वो होगा ए ऑप्शन, यानी 19 कवि। लेकिन जब वो सिद्धनाथ और जैन मिला देते हैं, तो उनके इस आदिकालीन काव्य परंपरा में 75 कवि हो जाते हैं। 9 कवियों को शामिल करते हुए ग्रियर्सन ने अपने हिंदी साहित्य में आदिकाल को स्थान दिया और 12 कवियों को शुक्ल जी ने आदिकाल के अंतर्गत स्थान दिया। तो ये दोनों बातें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। हिंदी में प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो पाणिनि किसे कहा जाएगा? जो वैयाकरण होगा, वैयाकरण यानी व्याकरणाचार्य, जो व्याकरण लिखने वाला आचार्य होगा, तो उसमें जो नाम आता है वो हमारे पास हेमचंद्र जी का आता है। और ये जो ग्रंथ है शब्दानुशासन, ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ये महत्वपूर्ण ग्रंथ उन्हीं के द्वारा लिखा गया। तो शब्दानुशासन और हिंदी शब्दानुशासन 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। इन दोनों से हम आपका परिचय करा देते हैं और आज की क्लास को समाप्त करते हैं। जो ग्रंथ शब्दानुशासन है, शब्दानुशासन, ये ग्रंथ हेमचंद्र का है, हेमचंद्र। लेकिन जब इसको हम हिंदी शब्दानुशासन लगा देते हैं, हिंदी शब्दानुशासन, तो किशोरी लाल गुप्त जी का ये ग्रंथ हो जाता है, जो कि आधुनिक काल की महत्वपूर्ण रचना है। अगर हिंदी शब्द लगा हुआ है तो यानी वो प्राकृत का नहीं होगा,
इसलिए उसमें प्राकृत के तत्व नहीं रहेंगे, आधुनिक काल की महत्वपूर्ण रचना रहेगी। तो आज हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। बैचेस की जानकारी हम आपको उपलब्ध करा चुके हैं। हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल में महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप सभी माध्यमों के साथ हमारे आपके साथ उपलब्ध है। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।